आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजवी। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, ये जो मौसम है और ख़ासतौर से बदलते मौसम जो हैं वो इंसानी जिस्म को तरह तरह से मुतासिर करते हैं। गर्मियों की अगर बात करें तो हम लू से, तेज़ धूप से, चिलचिलाती धूप से बेहद परेशान होते हैं। तो वहीं सर्दियों की बात करें तो नज़ला, खांसी, बुखार, गले में इन्फेक्शन, खराश, ये जैसे ठहर सा जाता है। बरसात के मौसम की बात करें तो तरह तरह के इन्फेक्शन से हमें दो चार होना पड़ता है। बहरहाल ये जो बदलते मौसम है ना, जहाँ खुशगवारी का एहसास दिलाते हैं तो बहुत सारी तकालीफ और बहुत सारे अमराज का बायस भी बन जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इंसानी जिस्म के एक बेहद ख़ास उज़्व की बात करेंगे जिसका ख्याल रखना ख़ास तौर से इस बदलते मौसम में बेहद ज़रूरी हो जाता है। आज हम बात करेंगे आपके ही सीने में धड़कते हुए उस धक धक दिल की। जी हाँ, कैसे इस चेंजिंग वेदर में हम अपने इस दिल की सेहत का ख़ास ख्याल रखें, इस बारे में आज हम तज़किरा करेंगे। देखा जाता है कि बदलते मौसम के साथ जहाँ सर्दियाँ शुरू होती हैं वहीं कहीं ना कहीं दिल पर भी बुरे असरात पैदा होने शुरू हो सकते हैं। ख़ास तौर से किसी को अगर दिल की बीमारी पहले से है, या कई बार कुछ लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें दिल की बीमारी है और वो कई तरह की बदपरहेजियाँ करने लगते हैं। बहरहाल बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से हमारा जो दिल है ये मुतासिर हो सकता है। इन्हीं सभी जानकारियों को हासिल करने के लिए आज हमने स्टूडियो में एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को दी है दावत, करवाएंगे उनसे आपका तारुफ। तो आप भी आज का जो ये हेलो डॉक्टर का मौजू है कि कैसे हम अपनी दिल की सेहत का ख्याल रखें, इससे जुड़े कोई सवालात पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो आइए इस मौजू को आगे बढ़ाएं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। इससे पहले डाल लेते हैं एक खास नजर इस खास रिपोर्ट पर। दिल का किरदार हमारी जिंदगी में इंतहाई अहम है, क्योंकि ये न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि जज्बात और रूहानी तवाज़ुन का मरकज भी है। दिल की धड़कन जिंदगी की अलामत है और यही जिंदगी को जारी रखने में बुनियादी किरदार अदा करता है। लेकिन बदलते मौसम में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मौसम की तब्दीली सिर्फ हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर ही नहीं बल्कि हमारे सेहत पर भी गहरे असरात डालती है। सर्दियों की यकबस्ता हवाएं हों या गर्मियों की तेज धूप, हर मौसम हमारे जिस्म को मुख्तलिफ अंदाज से मुतासिर करता है। माहिरीन के मुताबिक दिल, क़ुव्वत मदाफ़ियत और सांस के निज़ाम पर मौसम के असरात नुमायां होते हैं। खास तौर पर सर्दियों में सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं जो दिल और दीगर आज़ा पर दबाव डाल सकती हैं। सर्द मौसम में दिल की धड़कन में तब्दीली, ब्लड प्रेशर में इजाफा और खून की रवानी में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ऐसे अफराद जो पहले से दिल की बीमारियों का शिकार हैं, उनके लिए खतरात और भी बढ़ जाते हैं। मौसम के मुताबिक लिबास पहने ताकि जिस्म का दर्जे हरारत मुतवाज़िन रहे। हल्की फुल्की वर्जिश करें और जिस्मानी सरगर्मी जारी रखें। पानी की कमी न होने दें, चाहे सर्दी हो या गर्मी। अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह को मामूल पर रखें और बाकायदगी से डॉक्टर से रुजू करें। दिल की सेहत आपकी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। बदलते मौसम के मुताबिक एहतियाती तदाबीर अपनाने से न सिर्फ आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को सेहतमंद और खुशहाल बना सकते हैं। याद रखें, मौसम कोई भी हो, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और एहतियात आपकी जिंदगी को महफूज और पुरसुकून बना सकती है। दिल की हिफाजत करें और बदलते मौसम के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। तो जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि अगर हमारी दिल की सेहत अच्छी है तो हम खुश खुर्रम हैं और तंदुरुस्त हैं। और बदलते मौसम में फरहान ये भी देखा कि कैसे हम अपने दिल की सेहत बनाए रख सकते हैं, अपने दिल को महफूज रख सकते हैं, क्योंकि सर्द मौसम का आगाज़ हो चुका है। तो अब कौन कौन से ऐसे अमराज हैं जो हमें घेर सकते हैं और उनसे हमें बचना बेहद ज़रूरी है। आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं हार्ट के बारे में, दिल के बारे में, और दिल अगर हमारे बस में है और तंदुरुस्त है तो हमारी हर चीज़ बिल्कुल अच्छी रहेगी, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हमारी ज़िंदगी अच्छी रहेगी।
आज इस ख़ास मौजू पर दिल को जो हम बात कर रहे हैं, देखते हैं हम कि जब मौसम में बदलाव आता है तो उस बदलाव का हर चीज़ में बदलाव आता है। उस चीज़ के बदलाव के बाद जैसे कि हमारी सेहत में बदलाव आता है, अगर हम अपने लिबास की बात करें तो लिबास में बदलाव आता है, अगर हम अपने खाने पीने की बात करें तो खाने पीने में बदलाव आता है। यानी कि पूरी तरह से मौसम का जो बदलाव है हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करता है। तो ये बात जैसे कि अभी बताया समरीन ने कि यहाँ पर जो आज का मौजू है वो हमारा ये है कि जो ये मौसम बदल रहा है ये किस तरह से हमारे दिल को मुतासिर करता है और दिल की किस तरह से देखभाल की जाए इस ख़ास मौसम में। तो आज इस ख़ास मौसम में की बात करने के लिए, इस मौजू पर बात करने के लिए जो हमारे माहिरीन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, सबसे पहले हम आपको उनसे तारुफ़ करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर तरुण कुमार जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी RML हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय शर्मा जो कि कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर राम मनोहर हॉस्पिटल दिल्ली में। और हमारे साथ सर्जरी पर जो बात करेंगे, क्योंकि एक वक्त ऐसा आ जाता है जब हार्ट बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है, बहुत सारे अमराज हार्ट को घेर लेते हैं, तो डॉक्टर सर्जरी के लिए कह देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा वक्त होता है कि बहुत सिंसियरिटी के साथ हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उस पर बात करने के लिए जो हमारे सीनियर सर्जन यहाँ पर मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर P राजाशेखर जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डिक सर्जरी एम्स दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पर डॉक्टर तरुण आपसे हम करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया और रिपोर्ट में भी हमने देखा है कि ये मौसम का बदलाव है, ये पूरी तरह से मुतासिर करता है, हर चीज़ को मुतासिर करता है। अब यहाँ पर जैसे कि हम बात हार्ट की कर रहे हैं, हेल्थ की कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये हार्ट को किस तरह मुतासिर कर सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में लाएं, चाहे वो वर्जिश की बात हो, चाहे वो खाने पीने की बात हो या हमारे तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बात हो, यानी कि जो लाइफ स्टाइल है, तो हम इसको सही कर सकते हैं और एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टर तरुण जी, विंटर्स में क्या होता है कि जैसे कोल्ड वेदर आती है तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं। पहला जो चेंज आता है उसको बोलते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन। वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। बॉडी की सभी आर्टरीज सिकुड़ने की कोशिश करती है। जैसे इनको कोल्ड का एक्सपोज होता है, हार्ट की आर्टरीज भी थोड़ी सिकुड़ जाती है, उसको बोलते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन। दूसरा क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो भी विंटर्स में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि विंटर्स में आपका बॉडी में फिब्रिनोजन लेवल बढ़ जाता है, आपकी जो प्लेटलेट एग्रीगेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ये सबके सब आपकी बॉडी में क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ाती है। और क्या होता है, बॉडी में आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है विंटर्स में। आप देखेंगे कि आपकी एक्टिविटी कम हो गई, आप लेकिन खाना उतना ही खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं। एक्टिविटी की बात आपने बहुत अच्छी बोली है, लेकिन मैं आपको सॉरी यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि कॉल आ गई है और कॉल जो है हमारी वो लाइन पे है। कॉलर, हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हेलो हेलो, जी जी, खैर मकदम है प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आपका। बताइए अपना सवाल, माहिरीन आपको सुन रहे हैं। हाँ हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार मैं जी, डॉक्टर बताएं तरुण सवाल। बाराबंकी से। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये युवाओं में जो परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं, तो ऐसी दशा में इनके क्या कारण होते हैं जिससे उनका संतुलन बिगड़ जाता है? ओके ओके ओके, डॉक्टर तरुण आप ही इसका जवाब दीजिएगा। अगर आज देखें आजकल क्या चलन चल रहा है, फास्ट फूड का ट्रेंड चल रहा है, वीडियो गेम्स का चलन चल रहा है। तो अगर यंग एज में अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखेंगे, अगर आप वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, आपकी एक्टिविटी जीरो है। खाना पीना क्या चल रहा है, चिप्स, बर्गर, फास्ट फूड, तो आपकी जो इंटेक है वो आपका सारा का सारा ट्रांस फैटी एसिड या फैटी एसिड ज़्यादा ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपको कम एज में ही आपका बॉडी वेट बढ़ जाएगा, आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन होने के चांसेस होंगे। और उसके ऊपर आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो ये और एडिड रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। अगर स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं तो दिल्ली जैसी सिचुएशन में आप जो आप पॉल्यूशंस आपको अफेक्ट करता है, ये सब मिलाकर आपको बहुत जल्दी हार्ट डिजीज़ का पेशेंट बनाते हैं। ओके स्वरूप जी, ये जैसा कि हम डॉक्टर तरुण ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी तर्ज़ ज़िंदगी का भी ख़राब होना है, वो हमारी लाइफ पर, हमारी बॉडी पर असर डालता है। उम्मीद है जो बातें बताई हैं डॉक्टर साहब ने आपको, आप इन्हें समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर तरुण, आप एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ की, तो वहाँ से ज़रा सा बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको
कुछ भी लाइफ में करने के लिए आपको एक्टिव रहना जरूरी है। अगर जी। आप 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग डेली बेसिस पे करते हैं तो आपका हार्ट काफ़ी हद तक हेल्दी रहता है। अगर आप एक्टिव रहते हैं तो उसका आपका कैलोरीज बर्न होता है, आपका बॉडी वेट मेंटेन रहता है। अगर जो एक्सरसाइज है उसको ये बोला जाता है कि दिस इज़ नॉट जस्ट फिजिकल, दिस इज थेराप्यूटिक। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं इसका आपके माइंड पर, आपकी बॉडी पर, आपके स्किन पर, आपके हार्ट पे सब पर इफेक्ट आता है, इवन बोन्स पे भी आता है। तो अगर आप रेगुलर एक्टिविटी करते हैं आपका माइंड ठीक रहता है, आपका लंग्स ठीक रहते हैं, आपका हार्ट ठीक रहता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है और आपकी अपनी जो बोन हेल्थ है वो भी बेटर रहती है। तो आपको रेगुलर एक्टिविटी ज़रूर रखनी है, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स और 150 पर वीक। अगर ये मेंटेन करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं और इस बात को आप समझिए जिस तरह से डॉक्टर तरुण ने बताया है। और अक्सर यहाँ पर जो डॉक्टर्स आते हैं आपको बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारे आपके इल्म में इजाफा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स ने ये बोला है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी कि जो वर्जिश है, आपकी जो जिस्मानी सरगर्मी है वो आपको बेहतर ज़िंदगी दे सकती है, एक अच्छी सेहत दे सकती है, उसका ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर तरुण, आपने बताया और ये बात सही भी है कि फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं बेहद ज़रूरी है, जिस्मानी जो वर्जिश है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जैसे ही ठंड की दस्तक शुरू होती है लोग थोड़ा सा एक तरीके से कहते हैं ना आलसी हो जाते हैं, वो बाहर निकलने में कतराते हैं, ठंड लगती है तो कोई किसी भी तरीके की एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते और ख़ास तौर से खाना पीना भी बढ़ जाता है, ख़ास तौर से मीठा बहुत खाने लगते हैं, क्रेविंग होती है मीठे की। तो ऐसे में किस तरह से अपने हार्ट की केयर की जाए जब हम इतनी सारी बदपरहेजियाँ कर रहे होते हैं? जी देखिए, स्पेशली विंटर्स में आपको क्या करना है, जैसे मैडम ने बताया है कि आपकी इनटेक बढ़ जाता है, यानी कि आप खाना पीना ज़्यादा शुरू कर देते हैं स्पेशली विंटर्स में, और साथ में आपकी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट हो गई। उसके रीज़न कुछ भी हो कि पॉल्यूशन हो या सर्दी ज़्यादा हो, तो आपको विंटर्स में ध्यान रखना है कि अपनी एक्टिविटी मेंटेन रखिए और जो आप इनटेक ले रहे हैं या खाना पीना खा रहे हैं उसको कम रखिए। आप टेंडेंसी अगर ये दो चीज़ें मेंटेन कर लेंगे, एक्टिविटी और फूड इनटेक, तो काफ़ी चीज़ें आप कंट्रोल कर लेंगे। जी जी। तीसरी बात, अगर आप ये दोनों चीज़ें कंट्रोल नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, अगर आपका वेट गेन होगा तो आपका बीपी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो विंटर्स में क्या होता है, नेचुरल टेंडेंसी है बीपी के राइज होने की, तो हो सकता है कि विंटर्स में वैसे ही आपको थोड़ी ज़्यादा मेडिसिन की जरूरत पड़े बीपी कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर आपने वेट गेन कर लिया, आपने एक्टिविटी कम कर ली, तो दोनों अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। ये दोनों अनकंट्रोल्ड हुए, आपका वेट गेन हुआ, तो डेफिनेटली इसलिए ही विंटर्स में देखा जाता है जो हार्ट अटैक के इंसिडेंस है एटलीस्ट 20 to 30% बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वेसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट एग्रीबिलिटी और आपका जो लाइफस्टाइल है सब खराब हो जाते हैं विंटर्स में, इसलिए इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। जी जी जी। डॉक्टर शर्मा, अजय शर्मा, आपसे भी ये पूछना चाहेंगे कि पोल्यूशन सर्दियों में अगर हम देखते हैं, जैसे ही सर्दियों की आमद होती है फॉग के साथ स्मॉग भी बढ़ जाता है और एक पोल्यूशन भी उसका लेवल भी अप हो जाता है। ख़ासतौर से अगर हम दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अगर देखें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो कैसे इस कंडीशन में अपने हार्ट की केयर करें, उसको महफूज रख सकते हैं? जब भी स्मॉग का इंसिडेंस बढ़ जाता है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब जिस समय स्मॉग हो उस समय बाहर ना निकलें। एक्सरसाइज करनी है तो घर के अंदर ट्रेडमिल पे करें या वैसे ही वॉकिंग करें, घर के अंदर ही करें। और ज़्यादा सर्दी है तो सर्दी से भी अपने को बचा के रखें। सर्दी और स्मॉग दोनों ही हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस बढ़ा देती हैं। एंजाइना और हार्ट अटैक का इंसिडेंस, इवन अचानक हार्ट अटैक होने से मौत का इंसिडेंस, हार्ट अटैक और सडन डेथ, ये सभी इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। और एरिथमिया के चांसेस भी हो जाते हैं, जिसमें कि हार्ट की जो मूवमेंट है वो काफ़ी इरेगुलर हो जाती है और वो हाई रिस्क भी होता है उसमें डेथ का। और ये चीज़ें देखने में आती हैं कि जब रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क के जो फैक्टर्स हैं अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाते हैं और उससे बहुत ही गलत तरीके के नतीजे आते हैं। अब यहाँ पर हार्ट की बात हो रही है, हार्ट की जब परेशानी बढ़ती है तो सर्जरी का वक्त आ जाता है जब डॉक्टर सर्जरी के लिए कहता है। तो दो चीज़ें होती हैं कि इस मौसम में एक तो वो जो जिनको सर्जरी करानी है उनका किस तरह से उन्हें ख्याल रखने की ज़रूरत है, और एक वो जो जिनकी सर्जरी हो चुकी है पिछले 2-4 साल पहले और उनको किस तरह की ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर राजा शेखर, मैं आपके पास यहाँ पर आऊँगा। आपसे मेरा सवाल है कि जो सर्जरी है उसका इस मौसम पे जिनकी हो चुकी है सर्जरी, एक तो उनके बारे में बताइए, और दूसरा जिनको आप सर्जरी के लिए रिकमेंड कर रहे हैं जिनकी होने ही वाली है इस ठंड के मौसम में जो आके आ रहा है आगे, तो उनको क्या करने की ज़रूरत है? ठीक है, पहले हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं जिसका सर्जरी हो चुका है। जी डॉक्टर साहब। अभी दिल्ली जैसे शहरों में तो पोल्यूशन ज़्यादा है जी। सो इस मामले में आपको जो रेगुलर एक्सरसाइज हम सर्जरी के बाद एडवाइस करते हैं वो बाहर करना थोड़ा मुश्किल की बात है जी। सो हमें रिसेंटली कोविड के
चलते हुए, पैंडमिक के चलते हमें काफ़ी सारा अच्छी हेल्दी हैबिट्स भी हमने सीख लिया है। इसमें एक चीज़ है मास्क। अभी मास्क दोबारा पहनना ज़रूरी है ताकि हम पोल्यूशन से बचना है, ठीक है। इंडोर एक्टिविटीज़ जो भी है, आपका प्राणायाम, जो भी एक्सरसाइजेस करना है, ब्रिस्क वॉकिंग, वो सब इंडोर्स में करना बेटर है। एंड जो आपका इनटेक और आउटपुट बैलेंस रखना है। एंड दूसरी चीज़ है, हम सर्दी की वजह से पानी की मात्रा भी कम लेते हैं, उसके चलते हुए आपका लंग्स में भी पानी भरने का और शरीर में पानी भरने का चांस है ज़्यादा रहता है। सो साल्ट एंड लिक्विड्स का रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है सर्दियों के मौसम में। बट जिसका भी ऑपरेशन हो चुका है वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और जो दवाई डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब किया उसको कंटिन्यूसली टाइम के हिसाब से लेना है। राइट, इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपने एक चीज़ बोली है यहाँ पर कि अगर वो फिजिकली एक्टिविटी यानी वर्जिश या जो भी जिस्मानी सरगर्मी की ज़रूरत है वो अपना इंडोर करें। अगर हार्ट पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट नहीं भी है, कोई नॉर्मली कोई लाइफ गुजार रहा है, अगर वो बाहर जाकर इस मौसम में कुछ ब्रिस्क वॉक करता है, जॉगिंग करता है या दूसरी कोई तरह की एक्टिविटी करता है, तो क्या उससे हार्ट पर असर पड़ सकता है? यूजुअली जैसे डॉक्टर तरुण ने हमें बता दिया, सर्दियों के मौसम में इंसिडेंट्स वैसोस्पैज्म के वजह से हार्ट अटैक्स का उसका इंसिडेंट्स बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। ओके। सो तो क्या डॉक्टर तरुण कुछ कहना चाह रहे हैं इस बिल्कुल, खास जब बात भी पर? पॉल्यूशन और विंटर्स मिल जाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो अपना मिनिमम एक्सपोजर रखें। स्पेशली कौन से ग्रुप्स, स्पेशली एल्डरली, स्मोकर या जिनको अंडरलाइंग हार्ट या लंग प्रॉब्लम्स है, तो अपना बाहर का जो आउटडोर एक्सपोजर है मिनिमम रखिए। अगर आप बाहर जाते भी अपना काम कीजिए, वापस आ जाइए। अगर आप बाहर जा रहे हैं जरूरी है तो N95 मास्क यूज़ कीजिए, क्योंकि वही आपको पोल्यूशन से बचा सकता है। जी। और अगर एक्टिविटी मेंटेन करिए तो घर में आके अपनी एक्टिविटी कीजिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन बाकी लोग अपना नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं जिनको जो हेल्दी हैं, लेकिन कोशिश करें वो भी, क्योंकि PM 2.5 काफ़ी ज़्यादा रहता है दिल्ली में, तो वो भी N95 मास्क यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा उनके लिए। जी। क्योंकि PM 2.5 जो पार्टिकल है वो आपके लंग्स के थ्रू सर्कुलेशन में चला जाता है जी। उससे आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आने के, यानी कि ब्रेन से लेकर हार्ट, किडनी, लंग्स हर किसी को अफेक्ट कर सकता है। अगर आप लोगों को हेडेक, रनिंग नोज, आई पेन, आई डिस्चार्ज, स्नीजिंग, कॉफिंग, डिस्निया, ये सारी प्रॉब्लम पोल्यूशन से हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आप एक्सपोजर मिनिमम रखिए। जी, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। पोल्यूशन को इतना लाइटली लेते हैं तो बहुत गलत करते हैं, चाहे वो नॉर्मल लोग हैं या किसी तरह के पेशेंट हैं। जो स्टडीज हुई उसमें देखा गया कि अगर PM 2.5 लेवल अगर 10 माइक्रोग्राम पर मिलीमीटर क्यूब इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम आपका जो हार्ट अटैक आने का इंसिडेंस है 8 to 18% बढ़ जाता है। जी। इवन मिनिमम एक्सपोजर, उसका मतलब है कि आपका ब्रीफ एक्सपोजर हुआ, आप अच्छी सिटी से आए, दिल्ली से NCR में होकर गुजरे, उसका इफेक्ट जाने में भी 2 दिन का टाइम लग जाता है एटलीस्ट। तो यानी कि आप 2 दिन तक हाई इंसिडेंस कि आपका BP अनकंट्रोल रहेगा, अर्दमिया या हार्ट अटैक आने का इंसिडेंस आपको 48 आवर्स तक रहता है। तो अगर आप सोचते हैं कि चलो मैं निकल जाता हूँ दिल्ली से, तो वो भी रिस्की है आपके लिए। तो यानी कि हम जिस तरह से रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं जिसमें हाई BP होता है, शुगर होती है या ओबेसिटी होती है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक और फैक्टर जुड़ गया है जिसे पोल्यूशन कहते हैं। इस पर बहुत ही समझने की ज़रूरत है और जिस तरह से जो हिदायत यहाँ पर हमारे डॉक्टर तरुण बता रहे हैं उन पर अमल करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम मौसम की आलूदगी की बात कर रहे हैं, फरहान पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये भी देखा गया है कि बदलते मौसम के साथ, डॉक्टर अजय आपकी तरफ आना चाहेंगे कि लोगों को सर्द मौसम जब आगाज़ होता है, लोगों को ब्रोंकाइटिस भी उनका बढ़ जाता है, अस्थमा उनका बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, और आर्थराइटिस की हड्डियों में अगर दर्द है तो उसमें भी इजाफा हो जाता है, तो चेस्ट इन्फेक्शन तरह तरह के हो जाते हैं। तो किस तरह से इससे में केयर करें अपने हार्ट की, और क्या हार्ट अटैक्स होने के इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं इन परेशानियों के चलते? इन परेशानियों के चलते, क्योंकि हमारी जैसे अभी बताया कि जो हमारी हार्ट की आर्टरीज़ हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो अगर किसी को पहले से हार्ट डिजीज़ है तो उसको थोड़े से एक्सर्शन से ही चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगी, जिसे हम एंजाइना कहते हैं, और क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ने से अगर आर्टरी में पहले ही थोड़ी रुकावट है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो वहाँ क्लॉट बन जाएगा तो एकदम से हार्ट अटैक हो जाएगा। जी, तो ऐसे लोग कैसे केयर करें? क्या उनको एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है? उनको जो हमारे हार्ट डिजीज़ के वेल नोन रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक हाइपरटेंशन, अपना BP कंट्रोल करके रखना चाहिए। सर्दियों में BP बढ़ने की टेंडेंसी होती है, तो अपना BP रेगुलरली चेक करवाते रहें 45 की एज के बाद। ब्लड शुगर अपना प्रॉपरली चेक करवाते रहें। जिनको ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है वो अपनी हार्ट की मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन एडजस्ट कराएं, क्योंकि कई बार विंटर्स में, सर्दियों में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल करके रखें।
अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बना के रखें, मेंटेन करें, और साथ में अपनी डाइट पे ध्यान दें। जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता जाता है तो हार्ट डिजीज़ का या हार्ट अटैक का इंसिडेंस भी बढ़ता जाता है। स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करें, और साथ में किसी भी प्रकार का ये फिज़िकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस उसको अवॉइड करें, और ये सभी सावधानियां रखेंगे तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। बेहतर बताया यहाँ पर डॉक्टर आपने। तरुण, आपसे ये जानना चाहूँगी, यही सवाल है कि चेस्ट इन्फेक्शन अगर किन्हीं लोगों को है तो सर्दियों में उनको कैसे ख्याल रखना चाहिए, खासतौर से चेस्ट इन्फेक्शन वालों को? अगर किसी को अंडरलाइंग कार्डियक या लंग्स प्रॉब्लम्स है या किडनी प्रॉब्लम्स भी है, काफ़ी एज ज़्यादा है, तो उनको जैसे विंटर्स आती हैं, सीज़न चेंज होता है, उनको कुछ इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत होती है, जिसको बोलते हैं वैक्सीन्स। कुछ फ्लू के लिए वैक्सीन्स होती हैं, वो आपको ईयरली या 3 ईयरली लगवानी है ताकि आपको ये रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचे रहें। स्पेशली एल्डरली ग्रुप, उनको क्या चाहिए कि आपको वार्म क्लोथिंग्स पहननी है विंटर्स में। तो वार्म क्लोथिंग्स पहनेंगे तो जो आपका बीपी शूट होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। जो लोग, आपने देखा होगा कि लोगों को हैबिट्स है कि घर में कोल बेस्ड अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, स्मोक जनरेट होती है, वो भी यूज़ नहीं करना विंटर्स में, क्योंकि वो भी एक काफ़ी बैड ओमेन है आपके लिए। दूसरी चीज़ की जो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर है, उसको कंट्रोल रखना विंटर्स में ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है विंटर्स में। तो ये चीज़ें कंट्रोल करके रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक बाकी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। डॉक्टर अजय, आपके पास यहाँ पर मैं आऊँगा। अभी आपने बहुत सारी बातें बताई यहाँ पर। एक सवाल मेरा ये है कि किन हालात में आप सर्जरी की तरफ रिकमेंड करते हैं, और इसके बाद आप बताइएगा कि सर्जरी का किस तरह से सर्जरी का प्रोसीजर है और क्या उसमें रिस्क फैक्टर्स हैं, किन चीज़ों को आप मॉनिटर करते हैं और कितने दिन की उसकी फॉलोअप की ज़रूरत होती है। डॉक्टर अजय, आपसे सर्जरी की ज़रूरत बहुत सारी दिल की कंडीशंस में पड़ती है। उनमें से कॉमन है जो एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ है, जिसमें कि हार्ट की जो खून का सप्लाई करने वाली नसें हैं उनमें रुकावट आ जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस से, तो उसको हम एंजाइना कहते हैं। और एंजाइना के फाइनल डायग्नोसिस के लिए हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं, उससे देखते हैं कौन 3 मेन आर्टरीज होती हैं। डॉक्टर, इस बात को हम आगे और अच्छे से समझेंगे। एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी बात। हेलो 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 एवरीवन। हेलो, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। I am Selena from Goa. I just wanna ask, like, why these heart problems occur in a very short span of time? If I talk about my brother-in-law, am I audible? Yes. आपको मेरी आवाज? Yes, we are getting your voice. Yes. Okay. मेरा brother-in-law, उसको he is 35. और उसको अभी हार्ट स्ट्रोक पड़ा and he's gone. And he was not doing anything. He was not alcoholic or not any disease. But he do smoke. So smoke is injurious. ये आपने डॉक्टर तरुण जी related to heart stroke or not? डेफिनेटली जो इंडिया है, इंडिया अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स के आपको मिलेंगे। और जो हमारे यहाँ इंसिडेंस है वो बाकी कंट्रीज से पहले भी एटलीस्ट 1 डिकेड अर्लियर आ जाता था। अगर बाहर की कंट्रीज में 60-55 पर आता था, इंडिया में 45-50 पे इंसिडेंस देखने को मिलता था। पोस्ट कोविड ये चेंजेस देखने को आया कि या तो लोगों का लाइफस्टाइल खराब हुआ या पर्सनल इन्फ्लामेशन है कि जो हार्ट डिजीज के केसेस हैं वो अर्ली एज में भी देखने को मिल रहे हैं। स्मोकिंग एक बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है अलॉन्ग विद डायबिटीज़। अगर ये 2 रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपका जो हार्ट अटैक आने का इंसिडेंस है 3 to 5 टाइम्स बढ़ जाता है। जी तो सलीना जी, आपको जवाब दिया डॉक्टर साहब ने। बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि आपके ब्रदर की इतनी कम उम्र में मतलब इंतकाल हो गया, ये अच्छी बात नहीं हुई। खैर, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी कोविड की आप बात कर रहे थे। ये देखा भी गया है कि कोविड के बाद कहीं ना कहीं लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई है। तो ऐसे में जिनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है हार्ट की, उनको कैसे अपने हार्ट की केयर करनी ज़रूरी हो जाती है? जैसे फरहान जी सर्जरी की बात कर रहे थे, मैं बोलूँगा ये जो 90% इंसिडेंस है हार्ट डिजीज़ का वो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो 90-95% बोलूँगा ये सब के सब आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सिर्फ 5% इंसिडेंस जो हार्ट प्रॉब्लम का है वो आपका जेनेटिक फैक्टर्स पे, ऐसे फैक्टर्स पे करता है जो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या क्या चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते? आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? आपकी एज, अगर आपकी एज बढ़ती है हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस बढ़ता जाता है। मेल सेक्स, मेल्स में हार्ट प्रॉब्लम्स आने के ज़्यादा इंसिडेंस रहते हैं, या जेनेटिक हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। ये 3 फैक्टर्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना वेट कंट्रोल करके,
हाइपरटेंशन, अगर आपको हाइपरटेंशन है, सॉल्ट इंटेक कम रखिए, अपना बीपी कंट्रोल रखिए। स्मोकिंग आपके ऊपर है कि आप अपना स्मोकिंग नहीं करेंगे तो आप बचे रहेंगे। वेट, आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी वो आप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जंक फूड या हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट आप ना लें, हेल्दी डाइट लें, तो सबके सब फैक्टर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस है तो आप अपना योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अगर ये बाकी सारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप 95% इंसिडेंस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं। उम्मीद है कि बचे रहेंगे और आपकी सेहत रहेगी और सर्जरी आपकी के लिए नहीं जिंदगी जाना सही पड़ेगा चलती आपको। रहेगी। डॉक्टर अजय, मेरा सवाल वही था आपसे कि कब आप सर्जरी की तरफ रिकमेंड करते जी, हैं? जैसे मैं कि डॉक्टर साहब से जैसे मैं इसका- बता रहा था, अगर जी। हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाए जी, जी। तो जैसे ही हम एक्सर्शन करते हैं तो हमें चेस्ट में भारीपन जी। या प्रेशर या दर्द महसूस होता है, जी डॉक्टर साहब, उसको एंजाइना कहते हैं। राइट। तो हम लोग एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि हार्ट की कितनी नसों में ब्लॉकेज है जी। और कितनी ब्लॉकेज है। जी। अगर 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज मिले तो उसे हम स्टेंट लगा के ठीक कर सकते हैं। जी जी लेकिन अगर ज़्यादा ब्लॉकेज है और तीनों आर्टरीज में खासकर ब्लॉकेज है या जी। लेफ्ट मेन आर्टरी में ब्लॉकेज है, जी। तो हम उसे सर्जरी के लिए रेफर कर देते हैं, क्योंकि ओके। सर्जरी के रिजल्ट्स ऐसी ब्लॉकेजेस में ज़्यादा अच्छे होते हैं। राइट। यहाँ पर डॉक्टर जी एक चीज़ और आप बताइए, अक्सर देखने को मिलती है, अगर किसी के साथ स्टंटिंग किसी की हुई है, जी। 2 स्टंट उसको डाले गए हैं या एक डाला गया है, जी। तो क्या उसके बाद जब वो 5 साल 7 साल बाद वो दोबारा उसको परेशानी होती है, आप चेक करते हैं, उसे चेक करके देखते हैं कि दोबारा ब्लॉकेज हो चुकी है, जी। तो उस वक्त क्या सर्जरी करनी पड़ेगी या दोबारा स्टंट डालने का प्रोसीजर अमल में आ सकता है? आप ठीक कह रहे हैं, 5 से 7% केसेस में फिर से ब्लॉकेज हो सकती है। जो जी। आजकल के मॉडर्न स्टेंट हैं उनमें जी। भी 5 to 7% केसेस में जी। फिर से ब्लॉकेज आ जाती है। तो ओके। ऐसे में एंजियोग्राफी करके देखा जाता है और फिर से स्टेंट लगा के उसको ठीक किया जा सकता है। दोबारा स्टंट लगा जी। सकते हैं। वैसे आमतौर पर स्टंट की कितनी लाइफ होती है? अगर किसी के स्टंट डाला गया है, यंग एज में डाल दिया गया है, 35-40? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेंट जो है लाइफ लॉन्ग काम करता है। Lifelong काम 5 करता है। to 7% केसेस जैसे मैंने बताया फिर से ब्लॉकेज कुछ एहतियाती तदाबीर यानी कि प्रिकॉशन करने की जरूरत है? जी। क्या जैसे- स्टेप्स हैं वो सर? जैसे डॉक्टर तरुण ने बताया, हमें अपना ब्लड प्रेशर वही सब कंट्रोल करके चीज़ें। रखना है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सबसे ओके, इम्पोर्टेंट है। ओके। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें पीरियोडिकली चेक करवाना है और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं दी जाती हैं, जिससे जी। फिर से उसमें ब्लॉकेज ना आए। स्टंट के बाद कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं जो चलती रहती हैं? जी, किस स्टंट- तरह की मेडिसिन रहती हैं वो? स्टेंट के बाद कुछ मेडिसिन दी जाती है खून को पतला रखने की, पतला जिससे कि रखने के लिए। क्लॉटिंग की संभावना ना हो। तो रेगुलर एकदम लेनी से- चाहिए पेशेंट जी, को? बिल्कुल रेगुलरली लेनी चाहिए। 1 साल तो 2 मेडिसिन दी जाती हैं, उसके बाद 1 कर दी जाती है। जी 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 जी, बहुत अच्छी Right. मालूमात आप फराहम कर रहे हैं। इसी के साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, फरहान, उनका सवाल सुन ओके। लेते हैं। हेलो जी जी, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। हेलो। जी नरेश जी, आपका इस्तकबाल है। हाँ जी, बताइए। जी मैं बात कर बताइए। सकता हूँ डॉक्टर साहब से? हाँ बिल्कुल, बताइए। देखिए मेरा जो सवाल है वो ये है कि आज से करीब 4 महीने पहले मैंने ना एक पॉलिसी लेना चाहा था, मेडिकल पॉलिसी, तो मुझे पॉलिसी नहीं मिली थी ड्यू टू सर्टेन रीजन, एंड रीजन वाज फाइंड आउट के मेरा जो ना 2D इको करवाया था उन्होंने पहले, और जब 2D इको कराया था तो उसमें हार्ट का वॉल थोड़ा थिक था। जी। तो फिर उसके बाद मैं कार्डियक स्पेशलिस्ट से मिला और उन्होंने देखा और देख करके बताया कि भाई ये हार्ट का वॉल ठीक है आपका, बट कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं है, यू जस्ट चेंज योर लाइफ स्टाइल, और थोड़ा सा मतलब हाँ बस अपना लाइफ स्टाइल बदलो और तो ये ठीक होना चाहिए। अब एक्चुअली क्या है कि काफी करीब 1 महीने से मेरे को फील हो रहा है कि भाई मेरे को ना आजकल थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ और मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ तो मेरे को ना ब्रीदिंग होने लगती है, सांस फूलने लगता है। नहा रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ थोड़ा तो मेरे को सांस फूलने लगता है। तो या तो ये पॉल्यूशन या जो भी है, बट आई एम लिटिल बिट वरिड कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि वो प्रॉब्लम बढ़ रही हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? दोबारा इको करा करके किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, या मतलब कुछ सर्टेन एडवाइस मुझे मिल जी, सके जी। आप लोगों से? जी जी, डॉक्टर तरुण आप जी बिल्कुल, आपके जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको डायग्नोज हुई है तो मे बी जो भी आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं 3 मंथली 6 मंथली आपको मिलना चाहिए। कोई भी वेल्व की प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट आपको 6 मंथली या 1 ईयरली आपको एक इकोकार्डियोग्राफी दोबारा करवानी चाहिए, तो आप दोबारा कंसल्ट 1 ईयर में जी कंसल्ट कीजिए आप एक बार दोबारा से। जी नरेश जी, ये तमाम जो आपके साथ अलामात जो हैं दरपेश आ रही हैं, जो आप नोट कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो इसको आपको डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, राज शशिकर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। ये सर्जरी की बात हो रही है, आपके पास आ गए हैं पेशेंट, तो अब क्या प्रोसीजर करने की ज़रूरत है? क्या उसको किस तरह से आप बताएंगे कि अब आप सर्जरी करनी ही पड़ेगी आपकी?
ठीक है, जिसका छाती का दर्द हो गया है, एंजाइना या अटैक हो गया, जी। इसको कार्डियोलॉजिस्ट ने एंजियोग्राफी कर लिया, उन्होंने बता दिया इनको दिल का नसों में बीमारी है। जी। मतलब दिल के ऊपर जैसा ये हमारा हार्ट है, ये उंगली चलना है तो इसके नस में खून बहना चाहिए साफ। ओके। बट अगर इसमें ब्लॉकेज है, ये उंगली काम नहीं करेगा। ऐसे दिल के ऊपर भी नस का सप्लाई होती है। जी। कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी करके कि कितने नसों में ब्लॉकेज है वो डिसाइड करेगा। जी। तो इसके हिसाब से हम सर्जरी का प्लान करेंगे। जैसे आप रास्ते पे चल रहे थे, वहाँ पर ब्लॉकेज है तो हम फ्लाईओवर बना लेते हैं। ओके। सिमिलर वे शरीर में भी हमें भगवान ने दिया है, कुछ और नस है, छाती में नस है, नहीं तो पैरों में से नस है, ओके। वहाँ से हम निकाल के ओके। जहाँ पर रुकावट है उसको बाईपास ऑपरेशन करते हैं। जी। तो ठीक है, बाईपास ऑपरेशन के बाद कितनी मतलब क्या उम्मीद है, कितना लाइफ सही रहती है, क्या किन खास बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? जो भी दिल का बीमारी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, आइदर स्टेंट या बाईपास ऑपरेशन के बाद। जी। सो अनलेस लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेगा, स्टेंट करने के बाद दोबारा अटैक करने के चांसेस है, सी ए भी बाईपास ऑपरेशन के बाद भी दोबारा अटैक होने का चांस है अगर लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो। जी। सो इनको जैसे आमतौर में फॉलोअप में पहले ये ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ते के बाद एक बार दिखाना पड़ता है। जी। इसके बाद 1 महीने के बाद, इसके बाद 3 महीने के बाद, जी। इसके बाद 6 महीने के बाद, साल में एक बार दिखाना है। अगर डॉक्टर जैसे एडवाइस किया दवाई लेना है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। इसी के साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो हेलो, शायद अभी कनेक्शन आप अपनी जुड़ बात नहीं जारी पा रहा है, रखिए, अपनी वो बात जारी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। जी बताएं। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इवन आफ्टर जी, सर्जरी शायद इट इज कॉलर जरूरी जुड़ गए है। हैं। हेलो हेलो। जी जी, आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ हाँ, वो मोहतरमा किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो मैं आपका समझ नहीं सवाल पाया। अधूरा रह गया था शायद। हाँ, मेरा सवाल अधूरा रह गया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हर 1 साल में इको करा के दिखाना चाहिए। जी। तो अभी जैसे 2 महीने पहले या 3 महीने पहले मैंने 2D इको करा के दिखाया था और मेरे को थोड़ा थकावट महसूस हो रही थी। तो क्या मुझे इमीडिएटली फिर दोबारा करा करके दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, या मतलब क्या मुझे इस पर अभी करना चाहिए? डॉक्टर राजशेखर, आप इस सवाल का जवाब दें। आप सवाल समझ ही गए होंगे। उनको रिपीट कर सकते हैं एक बार? जी, थोड़ा एक बार रिपीट कर दें। डॉक्टर साहब चाहते हैं आप अपना सवाल रिपीट वो करें। इको के लिए पूछ रहे हैं कि हमने इको कराया है तो वो इको किस तरह से दोबारा कराने की जरूरत है ईयरली। ठीक था कॉलर, हाँ जी बताएं। ये हाँ, जब वॉल्व ठीक था तो डॉक्टर ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये कीजिए। और आजकल मेरे को थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू होता है पिछले 15-20 दिन से, थकावट जल्दी हो जाती है, सांस फूलने लगती है। तो क्या मैं अभी 2 महीने इको कराए हुए हैं, दोबारा इको करा करके डॉक्टर से कंसल्ट करूं, या मुझे क्या करना चाहिए? आप थोड़ा सलाह दें। जी ठीक है, अभी आप सिम्टोमेटिक है, सो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ठीक है, डॉक्टर विल डिसाइड। आप अच्छे से कार्डियोलॉजिस्ट को मिल लीजिए, कार्डियोलॉजिस्ट आपका सिम्टम्स को समझ जाएगा एंड आपको जो टेस्ट एडवाइजेबल है वो करेगा। जी सर। जी, मतलब कहने का यही है। डॉक्टर तरुण से भी आपकी बात हुई अभी कि पहले आप किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लें, जो आपको सिम्टम्स दरपेश आ रहे हैं उनके बारे में बताइए और वो आपके सारे चेकअप्स करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। उसी के बाद आप किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं कि ये मर्ज दिल से तो जुड़ा हुआ नहीं है या फिर पोल्यूशन का तो कोई असर नहीं है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। हाँ हाँ, शुक्रिया 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 जी। जी डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे, खैर उनका सवाल पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने दोबारा फ़ोन भी किया है। अभी मैं डॉक्टर तरुण आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगी। एक तो सर्दियों के मौसम में हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, ये बात फैक्ट है, और इसके अलावा बहुत से लोग जो अल्कोहलिक होते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर हम थोड़ा सा अपना अल्कोहल कंजप्शन बढ़ा देंगे तो हमें कम ठंड लगेगी। तो क्या ये डिहाइड्रेशन का बाइस बन सकता है उन लोगों के लिए? और जो पानी कम पीते हैं उनके बारे में बताइए कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके हार्ट को मुतासिर कर सकती हैं। विंटर्स में क्या होता है कि जो आपका बॉडी का ब्लड वॉल्यूम है बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखते हैं आपको स्वेटिंग कम होती है, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो विंटर्स में आपकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है थोड़ी कम हो जाती है जी। लेकिन अगर आप ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करेंगे, अगर डिहाइड्रेशन की तरफ जाएंगे, विंटर्स में आप देखते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन, अगर डिहाइड्रेशन हो गया आपको और साथ में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बढ़ जाते हैं तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एल्कोहलिक्स, अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो उससे यूरिनेशन ज़्यादा होगा तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं।
एल्कोहलिक्स में दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, उनको फील नहीं होता है, तो वो इशू भी आता है। तो आपको अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना या अवॉइड कीजिए अगर आपकी टेंडेंसी ऐसी है तो। अगर आप अल्कोहल अवॉइड करेंगे, वाटर इनटेक आपको अप्रोप्रिएट रखना है, नॉर्मल रखना है, ना कम ना ज़्यादा। अगर बैलेंस करके चलेंगे तभी लाइफ सक्सेसफुल रहेगी आपकी। राइट, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया। यहाँ पर हार्ट की बात हो रही है, जैसे हम हार्ट की बहुत सारी हमने चीज़ें आपसे समझ ली हैं, हमारे नाज़रीन ने भी समझ ली होंगी। अब एक ख़ास, बहुत ही ख़ास बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। डॉक्टर तरुण, पहले आपकी तरफ आऊँगा। यहाँ पर हार्ट अटैक जो है उसके नाम से ही सबको डर जाते हैं, हर कोई सुनता है कि हार्ट अटैक हो गया या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। अब कुछ ऐसी बातें बताइए, क्या ऐसी कोई सिम्टम्स अलामात है कि अगर किसी को हार्ट अटैक होने वाला है 2 दिन में, 4 दिन में, या अभी की बात करें कि 1 घंटे में उसको हार्ट अटैक हो सकता है, क्या आप एक डॉक्टर हैं, क्या कुछ ऐसे हैं सिम्टम जिसको पहचान कर वहाँ पर उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जा सके, उसको इलाज दिया जा सके? क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले होता है कि रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर आप एक हेल्दी इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम एक आपका रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट बताता है कि आपको 5 to 15 ईयर्स में हार्ट अटैक आने के कितने चांसेस हैं। वो सिर्फ चांसेस बताएगा, लेकिन एक गिवन इंडिविजुअल्स में हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा सिर्फ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, रेगुलर चेकअप करवाते हैं, आप कंसल्टेशन लेते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं ईयरली, तो जो सडन इवेंट्स होने के चांसेस है काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना है, रेगुलर कंसल्ट करना है आपको, और अपना रिस्क असेसमेंट करवाइए। हेल्दी इंसान की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी भी अगर है, हेल्दी इंसान का क्या क्या उसे कराने हैं अपने चेकअप, किस तरह से डॉक्टर से मिलना है? जिस तरह से इंसिडेंस हार्ट प्रॉब्लम्स का आ रहा है, तो 18-20 ईयर्स पे आपको बीपी मेजर करवाना शुरू कर देना चाहिए, शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए, आपको लिपिड करवाना चाहिए। राइट। और ये तो कुछ नंबर्स में बताऊंगा आपको जो आपको याद रखना है। लोग मोबाइल नंबर याद रखते हैं, आपको आपका शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर की रीडिंग, लिपिड की रीडिंग्स, बॉडी वेट, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, अगर ये 5-6 नंबर्स आप याद करके रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक हार्ट प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आपकी शुगर रेंज में होनी चाहिए, आपका बीपी रेंज में होना चाहिए, आपका बॉडी वेट रेंज में होना चाहिए, लिपिड आपका रेंज में होना चाहिए, और आप कितने स्टेप्स वॉक कर रहे हैं या कितना एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। रेंज भी आप बता दीजिए कि ब्लड प्रेशर और शुगर की रेंज कितनी है, जिसे 130-80 से कम ब्लड प्रेशर आपका रहना चाहिए। ओके। मोस्टली अगर बॉर्डर लाइन आपको आता है, अपनी लाइफस्टाइल से उसको मैनेज कर सकते हैं। सॉल्ट इंटेक कम करके, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक ज़्यादा करके। राइट। अगर आपको शुगर आती है, अगर फास्टिंग शुगर आपका 125 से ज़्यादा है और बीपी 200 से ज़्यादा, तब डायबिटिक रेंज में आते हैं। डायबिटीज़ भी मोस्टली मेडिसिन के साथ लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक उसमें काम करती है। अपना बॉडी वेट कंट्रोल रखिए और डाइटरी इंटेक ठीक रखेंगे तो वो भी कंट्रोल में आ जाती है। राइट। बॉडी वेट जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI, 18, ये सारे जो आपने बातें बताई हैं इन पर बहुत ही समझने की जरूरत है और उन पर गौर करने की जरूरत है, उन पर चलने की भी जरूरत है। ये नहीं है कि सुन लिया है उसके बाद जो है प्रोग्राम में हमने बहुत अच्छी बातें सुनी है और उस पर अमल नहीं किया तो वो बेकार हो जाएगी बात। मेरी आपसे गुजारिश है, प्रोग्राम देखने वाले जितने भी हमारे नाजरीन हैं, ये बातें जो आपको बताई जा रही हैं आप अपनी ज़िंदगी में भी लाइए, तभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका हार्ट अच्छा रहेगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर रहेगी। अब डॉक्टर अजय आपके पास यहाँ पर मैं आता हूँ, ये हार्ट की इन्होंने बात बताई, जैसे इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं ऑफिस में है, कहीं घर में है, किसी शॉप पर है, तो वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको किस तरह से अपना स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे उसकी ज़िंदगी बचाया जाए, एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस क्या रहेगी? जी, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं, तो ये हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जी, वो बताइए, तो ही हम इमीडिएट एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि ये एक इमरजेंसी होती है। जी। और अगर कितनी देर की इमरजेंसी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत कीमती 4 से 6 घंटे, जो शुरू के 4 घंटे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। पेशेंट की क्या हाल रहेगी? पेशेंट बात करता रहेगा कैसे? जी, पेशेंट बात करता रहेगा। पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होगा। यूजुअली सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है कि पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, लेफ्ट साइड में या सेंटर में चेस्ट के, और बाजू में भी पेन हो सकता है। लेकिन किसी किसी को भारीपन होता है, किसी को घबराहट भी हो सकती है। जाड़ में भी दर्द कहते हैं? जी हाँ, जाड़ में लोअर जॉ में पेन हो सकता है, नेक में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स हैं। टांग में भी हो सकता है? टांग में दर्द हार्ट से रिलेटेड नहीं है। खासकर जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं या डायबिटिक हैं, उनमें कई बार साइलेंट हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो उनमें सिम्टम्स होंगे जैसे घबराहट होगी, पसीना आएगा, या छाती में भारीपन, या बाजू में दर्द होगा,
और रेस्टलेस फील करेंगे। जी। तो ऐसा कोई भी सिम्टम है, और कई बार पेट के ऊपर के हिस्से में भी दर्द हो सकता है। जी तो जी, ये सारे सिम्टम्स की आपने बात की, बहुत क्या सारे स्टेप्स लेने हैं वहाँ बहुत सारे हमारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि हमें गैस की प्रॉब्लम हो रही है, और जी, डॉक्टर को नहीं दिखाते, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते। ओके। और वो जो गोल्डन पीरियड क्या फर्क है गैस में और इस तरह कार्डिक प्रॉब्लम में? जी, थोड़ा सा ये अगर- बताइए, अगर- वक्त की कमी है यहाँ पर। अगर पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द हो रहा है तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। ओके। तो हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ओके। साथ में पसीना आ रहा है, खासकर घबराहट हो रही है, जी। नौजिया वॉमिटिंग हो रहा है, जी। तो हमें एकदम से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि जो ओके। गोल्डन टाइम पीरियड अगर वो निकल गया तो हार्ट डैमेज हो जाएगा। फोर हमेशा hours के लिए का, जो डैमेज आप हो जाएगा। 4 घंटे 4 आवर्स का, एंड एट द मोस्ट 12 आवर्स, 12 hours, मैक्सिमम ओके। 12 आवर्स है। 12 आवर्स के अंदर अगर वो हार्ट की नस खुल जाती है जी। तो हार्ट का डैमेज कम हो जाता है, और 3-4 घंटे में खुल जाए तो बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। ओके, ओके, इसलिए ओके। जल्दी से जल्दी अगर ऐसे सिम्टम जो हमने अभी बताए ये आए जी। हैं तो इमीडिएटली जाके किसी डॉक्टर को दिखा के ECG करवाना चाहिए। जी, पहला स्टेप ECG है। हाँ, पहला ओके। स्टेप ECG है। ECG फर्स्ट ECG में कई बार नहीं चेंजेस आए तो 1 घंटे के बाद फिर से ECG करवाना चाहिए। ओके, रिपीट और उसमें करें। अगर हार्ट अटैक लग रहा है तो इमीडिएटली ऐसे सेंटर में जाएं जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। जी। 2 तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, एक तो इंजेक्शन आते हैं जो हम देते हैं और उससे क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है, राइट राइट। उसको थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। और अगर ऐसा कोई बड़ा सेंटर है जहाँ कैथ लैब अवेलेबल जी। है तो कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी करके देख लेते हैं कि कौन सी नस ब्लॉक्ड जी। है, और उसको बैलूनिंग और स्टेंटिंग करके इमीडिएटली खोला जा सकता जी, है। जी। सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट एक्यूट हार्ट अटैक का आजकल यही है। जी। और अगर आप नहीं आते हो, हॉस्पिटल में मिस हो जाता है तो फिर हार्ट का कुछ पार्ट डैमेज हो जाएगा, जी। जो कि हमेशा के लिए यानी कि partially वक्त की damaged है। बहुत ज़्यादा अहमियत जी। है, उसे समझने की ज़रूरत है, और ये नहीं करना है कि टाइम ख़राब करना है कि गैस की प्रॉब्लम है या ऐसे ही कोई पेन है। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर चीज़ें समझाई, और अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मरहले में, बिल्कुल लास्ट में पहुँच चुका है। मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप सभी लोग अपना अपना जो पैगाम है प्रोग्राम देखने वालों को दीजिए। किस तरह से आप पैगाम डॉक्टर तरुण आप देना चाहेंगे? जब भी आपको चेस्ट पेन हो तो आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, 2-4 घंटे तो बिल्कुल वेट नहीं करना है। जो गोल्डन आवर है वो पहुंचना है आपको, क्योंकि हार्ट अटैक आपको किस फॉर्म में आएगा, माइनर आएगा, मेजर आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कोई डांस करते हुए कोलैप्स कर गया, कोई आपको जिम में कोलैप्स कर गया, क्योंकि जो हार्ट अटैक की जो सीवियर मैनिफेस्टेशन है वो सडन कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक अरेस्ट भी होता है। तो आपको बिल्कुल डिले नहीं करना है। आपको जब भी चेस्ट पेन है तुरंत पहुंचिए हॉस्पिटल, अपना चेकअप करवाइए, इमीडिएटली ECG करवाइए, डोंट डिले, डोंट वेट एट होम। राइट राइट राइट। डॉक्टर अजय, आप किस तरह से अपना मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमें जैसे ही हम 30 इयर्स के अबव हों, पीरियोडिकली अपना ब्लड प्रेशर, अपनी ब्लड शुगर, जैसे डॉक्टर तरुण ने बताया था, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, और ये सब हमें मालूम होना चाहिए। अपना वेट रोज़ रिकॉर्ड करें या हफ्ते में 1 बार रिकॉर्ड करें, और अगर बढ़ रहा है तो इनको कंट्रोल करें, और फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा के रखें। अपनी डाइट पे ख़ास ध्यान दें, सब्जी, फल, सलाद ये ज़्यादा खाएं, चावल, रोटी और फैटी डाइट ये सब अवॉइड करें, और स्ट्रेस से बचें, फिज़िकल स्ट्रेस एज वेल एज मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस भी आजकल बहुत कंट्रीब्यूट करता है हार्ट अटैक को, तो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस दोनों से बच के रहें। योगा पे ध्यान दें और मेडिटेशन करें, जिससे कि हमारे माइंड को भी रेस्ट मिले। जी। डॉक्टर राजशेखर, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना पैगाम दीजिएगा और नींद की अहमियत भी बताइएगा। ये मेरी गुजारिश है आपसे। What is the last? मैं कह रहा हूँ स्लीपिंग हाँ, कितना sleep. होना चाहिए, स्लीप कितनी होनी चाहिए? Adequate sleep is very much necessary. जी, 7 to 8 yeah, hours of adequate sleep is necessary. And सर्दियों का मौसम में बहुत सारे लोगों का एडिक्शंस का ज़्यादा होता है, सो एडिक्शंस से दूर रहना चाहिए, सात्विक जीवन बिताना चाहिए। जी। राइट राइट। बहुत आपने अच्छी बात ये बताई है, और वाकई में तीनों ही एक्सपर्ट ने फरहान यही बोला है कि तर्ज ज़िंदगी अच्छी करें, तभी हम अपने जो ये दिल की सेहत है उसका ख्याल रख सकते हैं। तो इसी के साथ नाज़रीन, हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको आज का जो मौजू था आपके ही दिल से जुड़ा हुआ वो पसंद आया होगा, और आप जो ये जानकारियाँ हमारे एक्सपर्ट्स ने दी हैं उसे आप फैज़याब हुए होंगे। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तीनों ही एक्सपर्ट्स का इतनी अहम जानकारी फराहम करने के लिए। शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू। और जैसे कि हमेशा ही हम आपको कहते हैं कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, hello.drurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारा जो ये प्रोग्राम है आप DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और नाजरीन, आज एक सिलसिला भी हम ये शुरू कर रहे हैं कि हेलो डॉक्टर का जो अगला मौजू होगा उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो फरहान, हमारा जो अगला मौजू होगा हेलो डॉक्टर का वो होगा स्क्वीन इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में भेंगापन।
ये क्या होता है? क्या बचपन से होता है या फिर पैदाइशी होता है? छोटे छोटे बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है और बहुत सारी जो कहते हैं ना एक तरीके से साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी छोटे बच्चों पर इस चीज़ का पड़ता है जब वो और दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप होते हैं। और तो इसमें एक चीज़ और बहुत ख़ास है स्क्वींट में कि अगर इसका वक्त पे इलाज ना हो तो बच्चों में ये परेशानी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो शुरुआती दौर में बच्चे के अगर आप महसूस कर रहे हैं कि बच्चे के देखने में उसके सामने जब वो आपकी तरफ देखता है तो आपको फ़र्क महसूस होता है कि उसकी जो आई बॉल हैं वो सही उसमें नहीं है डायरेक्शन में, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं स्क्रीन की प्रॉब्लम है बच्चे में। जी, ये जी, तो ये जो ताखीर है ये बहुत ही बड़ी परेशानी का बायस बन सकता है। इसमें बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। जी जी, अगली दफा जो नेक्स्ट वीक जो है हमारा ये टॉपिक यही होने वाला है हेलो डॉक्टर का, तो कीजिए थोड़ा सा इंतजार और यहाँ दीजिए हमें इजाजत। चलते चलते टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। खुदा हाफिज। मौसम के मुताबिक लिबास पहने ताकि जिस्म का दर्जे हरारत मुतवाजिन रहे। तवानाई से भरपूर ग़िज़ाएं खाएं जैसे सूप और खुश्क मेवाजात। दिल और जिस्म की सेहत को बेहतर बनाने के लिए हल्की वर्जिश करें। जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की मिक़दार में इजाफा करें। ब्लड प्रेशर चेक करें ताकि दिल पर दबाव ना पड़े। कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल में रखें।